प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा की भौतिकी के चौथे अध्याय समतल में गति के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आइए मैं सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स से परिचित करवाता हूं जो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सदिश राशियां कौन सी होती है और अदिश राशियां कौन सी होती हैं, और सदिशों का विभिन्न तरीकों से किस तरह से हम निरूपण करते हैं, किस तरह से सदिश निरूपित किए जा सकते हैं, वो अलग अलग मेथड हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सदिशों के जो अलग अलग प्रकार हैं, कितने टाइप के सदिश हो सकते हैं, उसमें से जो मुख्य प्रकार के जो सदिश हैं उनको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भौतिक राशियां जो है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सदिश राशियां हैं। कौन सी है? सदिश राशियां। और दूसरी है अदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में वेक्टर्स और स्केलर्स कह देते हैं। अब देखिए कि सदिश राशियां क्या होती है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु पर हमने बल लगाया, और वो बल मान लेते हैं कि 50 न्यूटन हमने इसके ऊपर बल लगा दिया। तो यहां पर देखिए कि 50 न्यूटन जो है इस बल का परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड है। अब 50 न्यूटन बल हमने इसके ऊपर लगाया, ये बताने के साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये बल जो है किस दिशा में लगाया, कि जिस दिशा में ये वस्तु जा रही है उस दिशा में लगाया, या इससे विपरीत दिशा में लगाया, या इससे परपेंडिकुलर दिशा में लगाया। यानी दिशा भी हमें इसके साथ साथ बतानी पड़ेगी। यानी बल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बल को दर्शाने के लिए एक तो इसके परिमाण की जरूरत होती है, इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और दूसरा इसके साथ साथ इसकी दिशा की भी जरूरत होती है, इसकी डायरेक्शन। ओके, तो इस तरह की राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां जो है वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियों में आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ उसके परिमाण से ही काम चल जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे समय है, जैसे मैं कहता हूं कि मुझे ये लेक्चर बनाने में 30 मिनट का समय लगा, तो समय की डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। पूरा व्यक्त जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, सिर्फ परिमाण से हो जाता है। तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण से, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही वो व्यक्त की जा सकती हो, ऐसी राशियां जो है वो अदिश राशियां कहलाती हैं। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स में जैसे हमने विस्थापन पढ़ा, विस्थापन में हम ये कहते हैं कि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। तो जैसे मान लीजिए हम बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये रास्ता चूज कर लिया, ठीक, तो जो इस दिशा में तय की गई दूरी है उसी को ही मैं विस्थापन मानूंगा, या किसी और दिशा में तय की गई है तो उसका जो कंपोनेंट इस दिशा में है सिर्फ वही विस्थापन माना जाएगा, दूसरा विस्थापन नहीं माना जाएगा। जबकि दूसरा हमने पढ़ा था दूरी क्या थी? जैसे ए से बी तक हम जिस रास्ते से चल के गए उस रास्ते की पूरी लंबाई जो है वो दूरी थी। हम किसी भी दिशा में चले वो दूरी काउंट होगी। तो दूरी के साथ दिशा जुड़ी नहीं होती, इसलिए ये क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ए से बी तक दूरी कितनी है। मान लिया 10 मीटर है, तो ये तो हो गया इसका परिमाण, ओके, और ए से बी होगी इसकी दिशा, ठीक। तो यहाँ पर ये राशि ऐसी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ी, इसलिए ये है सदिश। दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इसका परिमाण
जरूरी है। मान लिए चले हम 20 मीटर तो काफी है। ठीक, तो ये है अदिश राशि। तो इसकी जो परिभाषा है मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दी है, और नोट्स जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप यहाँ से स्क्रीन से भी सदिश राशि और अदिश राशियों की परिभाषाएं नोट कर सकते हैं। सदिश के अन्य उदाहरण हैं वेग, त्वरण, बल वगैरह जो है, और इसी तरह से अदिश के उदाहरण है आयतन, दूरी, घनत्व, चाल, कार्य, समय, ऊर्जा। ठीक, अब आगे आता सदिश निरूपण। सदिश को निरूपित करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो है ग्राफीय विधि। क्या है? ग्राफीय विधि। और दूसरा है विश्लेषणात्मक विधि। जिसको हम गणितीय विधि भी कह देते हैं कई बार, एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड। ओके, और ये ग्राफिकल मेथड है। अब देखिए, किसी भी सदिश को ग्राफीय विधि में किस तरह से डिनोट करते हैं कि एक सीधी रेखा और उसके साथ ये एक ऐसे ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक, तो ये एक सदिश को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी। ओके, तो ये जो है ए बी सदिश को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका जो ए बी सदिश का जो ये आरंभिक बिंदु है, इसको हम कहते हैं सदिश पुंज। क्या कहते हैं? सदिश की पूंछ है। ओके, और ये जो बिंदु है ये है सदिश का शीर्ष। क्या है ये? शीर्ष, जिसको सदिश शीर्ष भी हम कह देते हैं। ओके, तो ये टेल और ये हेड। ओके, पूंछ और शीर्ष, सदिश पूंछ और सदिश शीर्ष। ओके, अब देखिए कि ये जो आगे जो तीर का निशान है ये सदिश की दिशा बताता है। ओके, और इस रेखा की जो लंबाई है वो इसका परिमाण बताता है। यानी सदिश में मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। परिमाण कौन बताएगा? इस रेखा की लंबाई। और दिशा कौन बताएगा? ये जो तीरांकन है, ये तीर जो है ये इसकी सदिश की दिशा बताएगा। ओके, अब देखिए कि विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है कि जैसे इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया P। ठीक, ए बी को हम नाम दे सकते हैं P। तो किसी भी सदिश यानी वेक्टर को विश्लेषणात्मक विधि या गणितीय विधि में एक अंग्रेजी के अक्षर से दर्शाते हैं, उसके ऊपर हम एक तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक, तो ये जो है सही तरीका होता है। कई बार क्या होता है कि बुक्स की प्रिंटिंग में हम उस अक्षर को ऐसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक, लेकिन जहां पर हैंड राइटिंग की बात है, हाथ से लिखने की बात है, हमारा यही तरीका चलेगा। मोस्ट ऑफ बुक्स जो है यही तरीका इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ हायर लेवल में या एनसीईआरटी भी ऐसे बोल्ड में लिखती है कई जगह पर, लेकिन हमारा ये जो तरीका है ज्यादा प्रचलन में है। ओके, और अब यहाँ पर देखिए कि सदिश का परिणाम जो है, परिमाण जो है वो किस तरह से लिखते हैं। ये देखिए, सदिश लिखने के बाद इसके दोनों तरफ जो है इस तरह से हम मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये जो है सदिश का परिमाण है, सदिश का परिमाण। ओके, और सदिश के परिमाण को आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं कि ये मॉडुलस ना लगाओ, ऊपर तीर का निशान भी ना लगाओ, सीधा अक्षर लिख दो तो ये सदिश का परिणाम है, परिमाण है। ओके, तो जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको आप सिंपल हिंदी में आप यहाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये ग्राफीय विधि है और ये जो है नीचे यहाँ पर ये गणितीय विधि है। ओके, और ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे
प्रिंटिंग को मुद्रण बोलते हैं। मुद्रण में सदिश राशि को मोटे अक्षर ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब देखिए कि सदिशों के मुख्य प्रकार में सबसे पहला आता है कि समतुल्य या समान सदिश, यानी इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि दो सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, तो ये दोनों सदिश जो है वो क्या कहलाएंगे, समतुल्य या समान सदिश कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए का नाम दे देता हूं, इसको वेक्टर बी का नाम दे देता हूं। तो यदि वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है और इन दोनों की दिशा भी समान है, तो हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर है, ए सदिश बी सदिश के बराबर है। आप इस तरह से भी इनको दर्शा सकते हो कि दोनों का परिमाण और दिशा समान है। ठीक, अब यहां देखिए कि इसकी परिभाषा में इस तरह से दे सकते हैं कि यदि दो सदिशों की दिशा एवं परिमाण एक हो तो वह समतुल्य कहलाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि सभी सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो और समान परिमाण वाले हो, एक ही दिशा में हो, वे सभी समतुल्य माने जाएंगे। तो आप चाहो तो इतना तक डेफिनेशन कर सकते हो, यहां से यहां तक, और उसके बाद ही चित्र बना दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ए सदिश बराबर बी सदिश। ओके, अब आगे देखिए कि दूसरा विपरीत या ऋणात्मक सदिश। अब देखिए कि दो सदिश जिनका परिमाण बिल्कुल समान हो लेकिन दिशाएं जो है वो क्या हो, विपरीत हो, ऐसे सदिश जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। जैसे मैं इसको पी सदिश कह देता हूँ, इसको क्यू सदिश कह देता हूँ, तो पी सदिश जो है वो माइनस क्यू सदिश के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि इनकी दिशाएं जो है वो विपरीत है। तो हम ये कहेंगे कि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत या ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं यदि इन दोनों का परिमाण बराबर हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। ओके, और समांतर सदिश कौन से होते हैं कि ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक ही हो, जरूरी नहीं है कि इनका परिमाण बराबर हो, परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी दिशा अगर समान है तो हम ये कहेंगे कि ये समांतर सदिश है। ये दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो वो क्या कहेंगे, समांतर सदिश कहेंगे। प्रति समांतर जैसे आप नाम से समझ गए होंगे कि ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, एक दूसरे से विपरीत हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। और जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप वहां से आसानी से कॉपी कर सकते हैं। ओके, आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आगे आता है, आगे देखिए संरेखीय सदिश। जैसे नाम से स्पष्ट है कि ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो, बेशक वो एक दूसरे के विपरीत हो लेकिन एक रेखा में होने चाहिए। अगर इस तरह से एक रेखा में है तो वो संरेखीय सदिश कहलाते हैं। एक ही रेखा में उपस्थित सदिश संरेखीय सदिश कहलाते हैं। संरेखीय सदिशों के मध्य जो कोण होता है वो या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। ओके, और समतलीय, जैसे नाम से स्पष्ट, समतलीय जो एक ही तल पर हो, एक ही प्लेन पे हो। जैसे मान लीजिए इस कागज पे मैं जितने भी सदिश ड्रा कर रहा हूं वो इसी कागज के तल पर ही हैं, वो सारे समतलीय सदिश हैं। ठीक, और कोई भी दो सदिश जो है वो हमेशा समतलीय सदिश ही होते हैं। ओके, तो अब देखिए कि आगे आता स्थानीय या अस्थानीय सदिश, स्थानिक या अस्थानिक सदिश। स्थानिक सदिश वो होता है जिसका शुरुआती बिंदु फिक्स हो, लोकलाइज्ड वेक्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि जो रेडियस वेक्टर है वो
जो है उसका फिक्स, उसका पूंछ जो है वो केंद्र पर फिक्स होता है। ठीक, तो इस तरह का जो वेक्टर है वो क्या कहलाता है, स्थानिक सदिश। और जिसका शुरुआती बिंदु छिद्र ना हो वो क्या कहलाएगा, अस्थानिक सदिश कहलाता है। अब आगे एक टॉपिक आता है कि सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। कि मान लीजिए हमारे पास एक सदिश a है और n कोई भी वास्तविक संख्या है। यदि n की हम a के साथ गुणा करें तो हमें क्या परिणाम मिलेगा। देखिए कि n की गुणा अगर मैं वेक्टर a से करूं तो उसको मैं n a के द्वारा लिखूंगा। तो यहां देखिए कि जो इसका परिमाण है a सदिश का वो n गुणा हो जाएगा और दिशा जो है वो समान रहेगी। तो ये दो बातें आपको नोट करने वाली है कि यदि किसी भी सदिश को हम किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो उसका परिमाण जो है वो n गुना हो जाएगा और दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी। ओके, उदाहरण के लिए यदि मैं a वेक्टर को 2 से गुणा कर देता हूं तो इसका परिमाण जो है वो 2 गुना हो जाएगा। परिमाण क्या हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा। ओके, दिशा समान रहेगी इसकी। ओके, अब देखिए कि अगर आप इसको किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा कर देते हैं, धनात्मक के बजाय कोई ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, जैसे -n ले लिया, तो -n गुणा में a, ये क्या हो जाएगा, -na हो जाएगा। अब इस केस में देखिए कि ये तो था धनात्मक वास्तविक संख्या। ओके, लेकिन वास्तविक संख्या अगर ऋणात्मक हो तो क्या होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा कि यहां पर कैसी संख्या थी, धनात्मक थी। ओके, और दूसरा केस है कि अगर ऋणात्मक संख्या से अगर आप गुणा करोगे तो क्या होगा कि परिमाण तो वही n गुना हो जाएगा, परिमाण तो n गुना हो जाएगा, लेकिन दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी, दिशा बदल जाएगी। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि किसी वेक्टर a को आप -1 से गुणा कर देते हो तो -a वेक्टर हो जाता है। और ये आपको पता ही है कि a वेक्टर का जो अपोजिट वेक्टर है, विपरीत वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, ऋणात्मक वेक्टर जो है वो -a है। तो मान लीजिए कि ये a वेक्टर है, इसको अगर आप -1 से गुणा कर देते हैं तो ये -a वेक्टर बन जाएगा। ठीक, और यदि a वेक्टर को आप 2 से गुणा कर देते हैं तो परिमाण जो है 1 और 2 गुना बढ़ जाएगा, दिशा वही रहेगी। धनात्मक में दिशा चेंज नहीं होगी, ऋणात्मक में दिशा चेंज हो जाएगी।